गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन 12th क्लास में अपनी सृजन बुक चल रही है और सृजन बुक का अपन ने 14 चैप्टर पढ़ा था ठेले पर हिमालय। आपको समझ में आ गया होगा। आज अपन 15 चैप्टर पढ़ेंगे तोलिए उपेंद्र नाथ अश्क का। तो अपन पढ़ते हैं इनके बारे में। देखो तोलिए से अपन समझते हैं कि ये एक डेली यूज़ की चीज़ के लिए कहा जा रहा है, लेकिन इस चैप्टर से हमें सफाई के बारे में, स्वच्छता के बारे में हमें सीख मिलती है। तो स्वच्छता हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, स्वच्छता। और आज अगर हम बात करें तो जो एक महामारी चल रही है जिसको अपन कह रहे हैं कोरोना वायरस, तो इसके लिए तो हमें स्वच्छता का बहुत इसमें महत्वपूर्ण स्थान है। हमें हाथ धोने हैं, सफाई से रहना है। तो जो कीटाणु है, ये कीटाणु से फैलने वाले ऐसे जो वायरस है, बीमारियां हैं, ये सारी हमें इस चैप्टर से हमें यही सीख मिलती है कि हमें स्वच्छता को अपने जीवन में एक अहम स्थान देना चाहिए। और एक ये भी जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि स्वच्छता हमें किस तरीके से रखनी है। ये नहीं कि हम स्वच्छता का एक बाह्य दिखावा करें, जो बाह्य तड़क भड़क है उस चीज़ का हम दिखावा करें कि हम स्वच्छ रहने वाले हैं, हम हर एक चीज़ से घृणा करें। तो यही हमें सीखना है कि हम जीवन में किसी चीज़ से घृणा नहीं करें। घृणा जो है वो हमें हमारे जो मधुर संबंध है, जो हमारे पारिवारिक संबंध है, इनमें फिर हमें दूरियां उत्पन्न कर देती है। क्योंकि सबका एक रहने का अपना अपना ढंग होता है, सबका एक अपना अपना रहन सहन होता है। हमें जो स्वच्छता है उसको अपने जीवन में अंतर की दृढ़ता में उसको शामिल करना है, ना कि हमें उसका केवल दिखावा करना है। तो वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें दो पात्र लिए गए हैं, मधु और बसंत, जो पति पत्नी हैं। तो किस तरीके से हम इसको एक पारिवारिक जीवन में इसके लिए स्थान दे सकते हैं। दूसरा, हम जीवन में मधुर संबंधों को भी स्थान देना चाहिए, क्योंकि संबंधों के बिना पारिवारिक जीवन है जो उनमें आपसी मधुर संबंधों के बिना जीवन संभव नहीं है। तो वो भी हम इस चैप्टर से सीखेंगे कि किस तरीके से हमें इन्हें अपने जीवन में शामिल करना है, और केवल दिखावे के रूप में नहीं, हमें इन्हें अपने अंतर की दृढ़ता में शामिल करना है। तो अपन चैप्टर पढ़ते हैं तोलिया, ठीक है। उपेंद्र नाथ अश्क का जन्म है इनका 1910 ईस्वी में और इनकी मृत्यु है 1996 ईस्वी में। उर्दू में लेखन यात्रा प्रारंभ करने वाले उपेंद्र नाथ अश्क हिंदी में लेखन हेतु मुंशी प्रेमचंद की प्रेरणा से अग्रसर हुए। ये उर्दू में लिखते थे, तो मुंशी प्रेमचंद भी उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते हैं, अपन पढ़ चुके हैं। तो ये उनकी प्रेरणा से हिंदी में अग्रसर हुए। राष्ट्रीय आंदोलन के झंझावाती दौर में, झंझावाती मतलब जहाँ राष्ट्रीय आंदोलन का भूत उस समय आंदोलन चल रहा था। झंझावात का मतलब खूब प्रेशर से, चारों तरफ उसी के लिए जो आंदोलन की, जो अपन कहें आंदोलन के उद्घोष हो रहे थे। तो उस दौर में रचना धर्मिता का विकास हुआ, यानी लिखने का। उन्होंने कहानी, काव्य, नाटक, एकांकी, संस्मरण, आलोचना और अनुवाद का, इन सभी विद्याओं में भरपूर कलम चलाई, यानी खूब लिखा। नाटक और एकांकी विद्या को हम नए आयाम देने वाले अश्क जी ने जनजीवन में व्याप्त रूढ़िवादिता मतलब पारंपरिक, जिसको अपन कहें रूढ़ियाँ, पुरानी जो रूढ़ियाँ उनको अपन लेकर चलते हैं। रूढ़ी का मतलब ही पुरानी विचारधाराएं हैं, पुरानी परंपराएं हैं। देखो, हम ये नहीं कह सकते कि हम पुरानी परंपराओं को छोड़ दें, क्योंकि सब कुछ गलत हो ऐसा तो नहीं है, लेकिन कुछ हमें समय के अनुसार उनमें परिवर्तन आवश्यक है। जड़ता एवं आडंबरों को निर्ममता पूर्वक प्रहार करके मानसिक भावों व अंतर्द्वंद का बखूबी उन्होंने चित्रण किया है। उपेंद्र नाथ अश्क की प्रमुख रचनाएं गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, गर्म राग, सितारों के खेल, 70 श्रेष्ठ कहानियाँ, जादुई की शाम के गीत, जुदाई की शाम के गीत, काले साहब, पिंजरा, ये इनकी कहानी है। लौटता हुआ दिन, बड़े खिलाड़ी, जय पराजय, स्वर्ग की झलक और भंवर, ये नाटक है। अंधी गली, मुखड़ा बदल गया, चरवाहे, ये एकांकी संग्रह है। और एक दिन आकाश ने कहा, प्रातः प्रदीप, दीप जलेगा, बरगद की बेटी, उर्मियाँ, ये इनके काव्य हैं। मंटो मेरा दुश्मन, फिल्मी जीवन की झलकियाँ, ये संस्मरण है। अन्वेषण की सह यात्रा तथा हिंदी कहानी एक अंतरंग परिचय है जो आलोचनात्मक है। प्रस्तुत एकांकी जो तोलिया अपन जो पढ़ेंगे में शिष्टाचार, सभ्यता और तहजीब के नाम पर फैल रहे आडंबर। देखो, अपन ने इस चीज़ के लिए पढ़ा है कि अपन को दिखावा नहीं करना, स्वच्छता हमें अंतर्मन में होना चाहिए। हम ये नहीं कि हम किसी को देखकर उसके दिखावा करें। स्वच्छता अगर हमारे अंतर्मन में है तो हमारा मन भी उसके साथ ही स्वच्छ होगा। तो हमें केवल इसका आडंबर नहीं करना,
तो यहाँ यही हम पढ़ेंगे कि तौलिए में शिष्टाचार, सभ्यता और तहजीब के नाम पर फैल रहे आडंबर और खोखलेपन को बखूबी अभिव्यक्त किया गया है। हमारी जीवन शैली में कृत्रिमता और दिखावटीपन पसरता जा रहा है। रिश्तों की प्रगाढ़ता शिथिल होती जा रही है। स्वच्छता व सलीका पसंद की दिखावा हमारी आत्मीयता पर बोझ स्वरूप है। इन दिखावों में रिश्तों की गर्माहट लुप्त होती जा रही है। सहजता एवं सरलता से जीवन जीने में जो खुशी और आनंद मिलता है वह अत्यंत दुर्लभ है। जीवन का रहस्य बाह्य तड़क भड़क में नहीं बल्कि अंतर की दृढ़ता में है। ये अपन इस चैप्टर में अपन इस बात को अच्छे से समझेंगे कि जीवन का जो रहस्य है वो केवल बाह्य तड़क भड़क में नहीं बल्कि अंतर की दृढ़ता में। अगर हम मन से किसी चीज़ के लिए दृढ़ हैं कि ये काम ऐसे ही होना चाहिए तो वो हमारे विचारों के लिए महत्वपूर्ण है। केवल हम दिखावटीपन के लिए अगर कोई कार्य करते हैं तो वो हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है, ना ही हमें उसका कोई अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो अब अपन चैप्टर अपना पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं तौलिया। पहले अपन पात्र परिचय पढ़ेंगे कि इसमें पात्र कौन कौन से हैं। देखिए पात्र हैं इसमें वसंत, चिंती, मधु। वसंत और मधु पति पत्नी है। मंगला, सुरो। चिंती और सुरो ये मधु की फ्रेंड्स हैं और मंगला है ये इनके घर में मैड है, यानी मतलब इनकी नौकरानी है। अपन पढ़ रहे हैं दिल्ली का, स्थान है दिल्ली। तो अब अपन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपना। पर्दा वसंत के ड्राइंग रूम में उठता है। ठीक है, ड्राइंग रूम जो अपन देख रहे हैं वो ड्राइंग रूम ना ही तो बहुत बड़ा है और ना ही छोटा, बहुत सजा हुआ भी नहीं है। वसंत एक 250 मास पाता है। वसंत है उसकी पेमेंट बताई गई है 250 वो मासिक पाता है। पर नई दिल्ली के लिए 250 बहुत कम है क्योंकि खर्चे आज के बहुत हैं। लेकिन वह फर्म का मैनेजर है इसलिए टेलीफोन लगा है। कमरा भी सजा हुआ है। बाईं दीवार के साथ एक मेज़ लगी है, उस पर कागज पत्रों के अतिरिक्त टेलीफोन रखा हुआ है। ये मेज के इधर एक दरवाजा है जो अंदर कमरे में जाता है। मेज के उस कोने में एक अंगीठी रखी है जिसको अपन कहते हैं ना हाथ अपने वाली सर्दी में, किंतु आग शायद उसमें अभी नहीं जल रही क्योंकि अंगीठी का कपड़ा अत्यंत सुंदर है। उस पर सजावट की चीज़ें भी रखी हुई है, वैसी ही जैसी मध्यम वर्गीय परिवारों में होती है, लेकिन वे बिखरी भी नहीं है, करीने से लगी हुई है। 2 पीतल के गुलदान दूसरी वस्तुओं के अतिरिक्त अंगीठी के दोनों कोनों पर रखे हुए हैं। ये हमें कमरे का बताया जा रहा है कि कमरा कैसा है। इसी अंगीठी के कपड़ों की लंबी झालर को झूलता हुआ एक रेडियो सेट नीचे एक छोटी सी मेज पर रखा हुआ है जिसके मेज पोश का डिजाइन अंगीठी के कपड़े से मैच करता है और मधु की सुरुचि का पता देता है। यानी जैसा कमरा सजा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि इसमें रहने वाले लोगों की चॉइस कैसी है। अंगीठी के ऊपर दीवार पर एक कैलेंडर लटक रहा है जिससे कि मेज पर बैठे हुए व्यक्ति के ऐन सामने पड़े हैं। कैलेंडर को एक नज़र देखने से मालूम होता है कि उसमें नवंबर का महीना चल रहा है। अभी जैसे हमारे नवंबर चल रहे हैं तो उसमें भी नवंबर का महीना, यानी हम वर्तमान समय में पढ़ रहे हैं तो वो नवंबर का महीना वहाँ चल रहा है। ठीक है, अंगीठी के बराबर एक दरवाज़ा है जो रसोई में जाता है। इस दरवाजे से जरा हटकर सामने की दीवार के साथ एक बैंत की कोच का सेट है। इसमें आगे एक तिपाही स्टूल पड़ी है। मेज की गद्दियाँ सुंदर और सुरुचिपूर्ण हैं और तिपाही के कवर अंगीठी के कवर से मैच करता है। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति है उसका पसंद किस तरीके से है। सामने की दीवार के बाईं ओर कोच से जरा हटकर एक दरवाजा है जो स्नान घर में जाता है। बाईं दीवार के साथ श्रृंगार की एक मेज़ लगी है जिसमें वसंत और मधु दोनों अपने टॉयलेट का काम ले लेते हैं। उसके ऊपर खूंटियों पर तौलिए टंगे हुए हैं। मेज के दोनों ओर 2 कुर्सियां पड़ी है। बाईं दीवार में इधर को एक दरवाजा है जो बाहर जाता है। अब अपन स्टार्ट करते हैं। पर्दा उठने समय हम वसंत को श्रृंगार की मेज पर बैठे हजामत बनाते हुए देखते हैं, शेविंग, है ना। वास्तव में वह हजामत बना चुका है और तौलिए से मुंह पहुंच रहा है। तभी रसोई के दरवाजे से स्वेटर बुनती हुई मधु वहां प्रवेश करती है। ठीक है, तो ये अपन ने देखा कि वहाँ कैसा क्या है। अब अपन पढ़ेंगे दोनों के बीच का संवाद। मधु, ये फिर आपने मदन का तौलिया उठा लिया। मैं कहती हूँ तौलिया। बसंत मुंह पहुँचते हुए, मतलब वो तौलिए से मुंह पहुँच रहा है शेविंग करके, इतने में वो अंदर आती है और वो उसको तौलिए से पहुँचते हुए देख के कहती है कि उसने किसी दूसरे का तौलिया ले लिया है। बसंत मुंह पहुँचते पहुँचते रुक जाता है। ओह, ये कमबख्त तौलिए, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहता।
बात यह है कि मदन के तौलिए छोटे हैं और हजामत, मधु चिढ़कर, और हजामत के तौलिए कैसे हैं? जी जरा आँख खोल कर देखिए, हजामत के तौलिए कितने रंगीन हैं, 20 यूं तो धारियाँ पड़ी हुई हैं उनमें, और मदन के कितने सादे हैं। वसंत, लेकिन रोएदार तो मधु, दोनों हैं। आंखें बंद करके आदमी दोनों का अंतर बता सकता है। मैं कहती हूँ वसंत, वास्तव में मेरा ध्यान दूसरी ओर था। लाओ मुझे हजामत का तौलिया दे दो। कहाँ है, मुझे दिखाई ही नहीं दिया। वो उससे बात को पलटता हुआ कहता है, क्योंकि उसको गुस्सा आ रहा है इसलिए। मधु, यह तो टंगा है सामने, फिर भी। वसंत, मैंने ऐनक उतार रखा है, यानी चश्मा नहीं लगा रखा, और ऐनक के बिना तुम जानती हो हमारी दुनिया। वो हंसता हुआ बोलता है। मधु, जी आपकी दुनिया, आप जाने आप किस दुनिया में रहते हैं। अब तो ऐनक नहीं है, और अगर ऐनक हो तो कौन सा आपको दिखाई देता है। वो मुंह फुलाकर धम से बैठ जाती है और चुपचाप स्वेटर बुनने लगती है। वसंत हजामत का सामान रखता है और फिर अचानक उसकी ओर देखता है। वसंत, तुमने फिर मुंह फुला लिया, क्योंकि उसको थोड़ा सा गुस्सा आ गया, तो वो कह रहा है कि तुमने फिर मुंह फुला लिया और नाराज हो गई। मधु बोलती है, नहीं मैं नाराज नहीं हूँ। वसंत, तुम्हारा ख्याल है कि मैं इतना मूर्ख हूँ जो यह भी नहीं पहचान सकता है। मधु, मैं कब कहती हूँ। वसंत, वो अपना सामान जो है वो उठाकर उसकी तरफ घूमता हुआ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अपने बाहों को छिपा लेने की निपुणता तुम्हें प्राप्त नहीं है। तुम्हारी उपेक्षा, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी समस्त भावनाएं तुम्हारी आकृति पर प्रतिबिंबित हो जाती है। तुम्हें मेरी आदत बुरी लगती है, पर मैंने तुम्हें अंधेरे में नहीं रखा। अपने संबंध में, अपने स्वभाव के संबंध में सब कुछ बता दिया था। मैंने अपने सब पते, यानी वो बता रहा है कि मेरी ये आदत है कि भाई मैं भूल जाता हूँ, और मेरी इस आदत के बारे में तुम्हें पता है। अगर अब उसका कहने का मतलब है कि अगर अब इन आदतों पर, छोटी मोटी आदतें जो वो समझ रहा है, अगर इन आदतों पर तुम बार बार नाराज होगी तो तुम्हें बार बार नाराज होना पड़ेगा। मधु, मेज पर रख दिए थे, मैं कब इनकार करती हूँ। तुम्हारी यह हंसी कितनी विषैली है। इसी तरह विष घोल घोल कर तुमने अपने स्वास्थ्य का सत्यानाश कर लिया। मधु चुप रहती है। मैं तुम्हें किस प्रकार विश्वास दिलाऊं कि मैं स्वयं सफाई का बड़ा समर्थक हूँ। मधु, इसमें क्या संदेह है। वसंत, और मुझे स्वयं गंदगी पसंद नहीं है। तो वो हंसने लग जाती है। वसंत, पर मैं तुम्हारी तरह अरिस्टोक्रेटिक यानी दिखावटी वातावरण में नहीं पला हूँ, और मुझे नजाकतें नहीं आती। हमारे घर में सिर्फ एक तौलिया होता था और हम 6 बाई उसे काम में लाते थे। मधु, आप मुझे अरिस्टोक्रेट कहकर मेरा उपहास करते हो। मैं कब कहती हूँ कि 10-10 तौलिए हो। वसंत, 10 और किस तरह के होते हैं। नहाने का अलग होता है, हजामत का अलग होता है, हाथ मुंह पोंछने का अलग होता है, और फिर तुम्हारे और मदन के अलग। ठीक है। मधु, लेकिन मैं पूछती हूँ इसमें दोष ही क्या है। अगर जब हम खरीद सकते हैं तो क्यों न 10-10 तौलिए रखें। कल परमात्मा न करे हम इस योग्य न रहें तो मैं आपको दिखा दूंगी कि किस तरह गरीबी में भी सफाई रखी जा सकती है। तौलिए न सही, खाती के अंगोछे सही, कुछ भी रखा जा सकता है, लेकिन जिस तौलिए से किसी दूसरे ने अपना बदन पहुंचा हो उसे किस तरह कोई अपना शरीर पहुंच सकता है। वसंत, मैं कहता हूँ हम 6 भाई एक ही तौलिए से बदन पहुँचते रहे हैं। मधु, लेकिन बीमारी। वसंत, हम में से तो किसी को कभी कोई बीमारी नहीं हुई। अब देखो यहाँ अपन ये मान सकते हैं कि ये दोनों की ही बातें सही है, लेकिन हम इस चीज़ को पढ़ेंगे कि किस तरह सफाई केवल दिखावटी चीज़ नहीं है। सफाई को हमें अंतर में स्थापित करना चाहिए। मधु, पर चरम रोग। वसंत, तुम्हें और मदन को तो कोई बीमारी नहीं है, और फिर रोग इस तरह नहीं बढ़ता। रोग बढ़ता है कमजोरी से, जब हमारे शरीर में रोग से लोहा लेने वाले कीटाणु, है ना, लाल कीटाणु कम हो जाते हैं, तब चूहा सेदनशाह की बात जानती हो। मधु, चूहा सेदनशाह यानी वो उसे कोई टॉपिक याद रहता है कि उसकी बात जानती हो, तो वो कहता है क्या। वसंत, शिकार करने के विचार से हम कुछ अफसर चूहा सेदनशाह गए। उनमें अमेरिका के रॉकफेलर ट्रस्ट स्थान है ये, है ना, के कुछ डॉक्टर भी थे, उनके साथ शामिल थे। लंच के समय उन्हें पानी पीने की आवश्यकता पड़ी।
बेरे ने आकर, वेटर होता है ना, बेरे ने आकर बताया कि गांव में कोई कुआं नहीं है, लोग जोहड़ का पानी पीते हैं। डॉक्टरों को विश्वास नहीं आया। अपन कैसे सोच सकते हैं कि कोई जोहड़ का भी पानी पीता है? तो क्योंकि जोहड़ का पानी मेला और चिकट था। ऐसी कोई ही बीमारी होगी ऐसी कोई बीमारी होगी जिसके कीड़े उसमें नहीं थे, यानी हर प्रकार के कीड़े उसमें शामिल थे। और चूहा सैदन शाह के जाट हष्ट पुष्ट और लंबे तगड़े थे, लेकिन वो लोग उस जोड़ का पानी पी के भी एकदम हष्ट पुष्ट थे। मधु, तो क्या आप चाहते हैं कि हम भी जोहड़ का पानी पीना शुरू कर दें? वसंत, तुम इस बात पर अपनी विषाक्त हंसी बिखेर सकती हो। तुम्हें मालूम हो कि अमेरिका के डॉक्टर वहीं रहे। एक जाट के रक्त का उन्होंने विश्लेषण किया। मालूम हुआ कि उसमें रोग का मुकाबला करने वाले लाल कीटाणु रोग की मदद करने वाले कीटाणुओं से कहीं ज़्यादा हैं। तब उन्होंने वहाँ के लोगों की खुराक का निरीक्षण किया। पता चला कि वे अधिकतर दही, लस्सी का प्रयोग करते हैं और दही में बहुत सी बीमारियों के कीटाणुओं को मारने की शक्ति होती है। बीमारी का मुकाबला इन नजाकतों और नफासतों से नहीं होता, बल्कि शरीर में ऐसी शक्ति पैदा करने से होता है जो रोग के आक्रमण का प्रतिरोध कर सके, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता, है ना। तो वो अगर हमारे शरीर में है तो हमारे शरीर को जल्दी से किसी प्रकार के रोग नहीं घेर सकेंगे। लेकिन अगर शरीर में रोग प्रतिरोधकता कम है तो हमें फटाफट ही रोग घेर लेते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें हमारा जो भोजन है वो पूर्ण प्रोटीन विटामिन से युक्त खाना चाहिए। वो चीज़ें हमें हमारे भोजन में ज़्यादा शामिल करनी चाहिए जो प्रोटीन विटामिन युक्त हो। मधु, मैंने चूहा सैदन शाह की बात सुन ली। मैंने तौलियों से शरीर में लाल कीटाणु फैले या श्वेत, मुझे इससे मतलब नहीं है। मैं तो इतना जानती हूँ कि बचपन से ही मुझे सफाई पसंद है। मामा जी, अब वो मामा जी का नाम लेती है तो वो एकदम से, तुमने फिर अपने मामा और मौसा की कथा छेड़ दी। माना वे विलायत होकर आए हैं, किंतु इसका मतलब यह तो नहीं है कि वे कहते हैं वही वेद व वाक्य है। उस दिन तुम्हारे मौसा आए, उन्होंने हाथ धोए तो मैंने कहीं भूल से तौलिया कर दिया। उन्होंने दांत निपोड़ लिए, मतलब हट गए एकदम पीछे से करके। मैं किसी दूसरे के तौलिए से हाथ नहीं पहुँचता और वे अपने रुमाल से हाथ पोंछने लगे। मैं पूछता हूँ, अगर वे उस तौलिए से हाथ पोंछ लेते तो उन्हें कौन सी बीमारी चिमट जाती? मधु, यह तो। वसंत, और तुम्हारे मामा जी? फिर वो मामा की ओर बताता है। तुम्हारे जाने के एक दिन बाद मैं उनके यहाँ गया, रात वहीं रहा। दूसरे दिन मुझे सीधे दफ्तर आना था। कहने लगे हजामत यहीं बना लो। मैंने कहा मैं एक दिन छोड़कर बनाता हूँ, मुझे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। जब उन्होंने अनुरोध किया तो मैंने कहा अच्छा बनाए लेता हूँ। अब वे एक निकृष्ट सा रेजर लेकर आए और कहने लगे मैं अपने रेजर से किसी दूसरे को हजामत बनाने नहीं देता, इसलिए मैंने मेहमानों के लिए दूसरा रख छोड़ा। क्रोध के मारे मेरा रक्त खोल उठा। अपने आप को रोककर मैंने केवल इतना ही कहा, रहने दीजिए, मैं घर जाकर शेव कर लूँगा। मधु, मामा जी। वसंत, इस पर शायद उन्हें महसूस हुआ कि मुझे उनकी बात बुरी लगी और उन्होंने मुझे अपने ही रेजर से हजामत बनाने पर विवश कर दिया। किंतु मेरे हजामत बनाने के बाद मेरे ही सामने ब्लेड उन्होंने लॉन में फेंक दिया और नौकर से कहा कि रेजर को स्टेरलाइज करके लाए, यानी उबाल के लाए। मधु, मैं कहती हूँ आप उनके स्वभाव से परिचित नहीं, आपको बुरा लगा। स्वच्छता की भावना भी काव्य और कला की ही भांति है, यानी अगर किसी को मन में किसी प्रकार की भाव रहते हैं तो वो उस चीज़ को अपने आप में एडजस्ट, जिसको अपन कहते हैं ना एडजस्टमेंट करना, वो नहीं कर पाता उसको, तो वो हमारे स्वभाव में शामिल हो जाता है। तो फिर इनसे हमारे जो रिश्तों में कटुता उत्पन्न होने लग जाती है। यहाँ तक अपन ने जो चैप्टर पढ़ा है वो हमें यही बता रहा है कि हमें केवल जो सफाई है वो केवल दिखावट के रूप में नहीं करनी चाहिए, हमें उसको अपने मन में स्थापित करना चाहिए। केवल दिखावट के रूप में हम जो करते हैं उनसे हमारे रिश्तों में कटुता उत्पन्न होती है, क्योंकि हमारी वो चीज़ें दिखावटी लगती है। हमें उस चीज़ को अपने अंतर की दृढ़ता में स्थापित करना चाहिए। दूसरा, स्वच्छता केवल ऊपरी दिखावा नहीं है। अगर हम स्वच्छता से स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें स्वस्थ रहने के लिए हमारी जो खुराक है, जो हमारा खान पान है, वो भी हमें उसी तरीके से बनाना चाहिए। हमें वो चीज़ें हमारे भोजन में ज़्यादा शामिल करनी चाहिए जो रोगों से प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर को देती है। तो अपन ने यहाँ तक का ये चैप्टर पढ़ लिया। इस चैप्टर को अपन आगे अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। आपको इतना पढ़ना
आपको इस चीज़ से समझ लेना है कि हमें किस तरीके से सफाई का महत्व जानना है। तो इसके आगे का चैप्टर अगर अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।